हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जियो में जनन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें आप सीखने को भी इस लेसन में पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अर्थात ऐसे पादप जिनमें पुष्प पाया जाता है उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है। चूँकि पुष्प अनिवार्य इसलिए है क्योंकि पौधों का जो लैंगिक जननांग होता है, पौधों का जो लैंगिक जननांग होता है वो क्या होता है, पुष्प ही होता है। पुष्प की परिभाषा ही यही है कि पौधे का सबसे खूबसूरत भाग जो पौधे का जननांग है उसे ही हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे पादप का लैंगिक जननांग पुष्प के बारे में कि पुष्प क्या होते हैं, पुष्प की परिभाषा क्या है। इन सब बातों पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। साथ साथ में जानेंगे पुष्प की संरचना के बारे में, उसके विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे। पुंकेसर है, स्त्री केसर है और परागकण कैसे बनते हैं, पुमंग क्या है, इन सब को हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। और आगे ये भी जानेंगे कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। अर्थात जब लैंगिक जनन की प्रोसेस होती है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे कि जब लैंगिक जनन की प्रोसेस होती है तो मेनली 3 प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी? हमने कहा था कि सबसे पहले मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, दोनों गैमीट बनेंगे और फिर दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे अर्थात निषेचन करेंगे। फिर निषेचन की बाद की घटनाएं होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर भी इन्हें 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला हो गया आपका निषेचन से पहले की घटनाएं ये, और फिर निषेचन ये हो गया आपका। और जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें कैसा निषेचन होता है, दोहरा निषेचन होता है। और फिर निषेचन की बाद की घटनाएं कि बीज का निर्माण कैसे होता है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है। तो सबसे पहला होगा निषेचन से पहले की घटनाएं और संरचनाएं, जिसमें आप जानेंगे पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर क्या होता है, नर जननांग होता है पौधे का, तो इसके बारे में डिटेल आप पढ़ेंगे। लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, कैसे लघु युग्मक बनता है, अर्थात जो नर गैमीट है वो कैसे बनता है, ये प्रोसेस इसमें आप जानेंगे। नेक्स्ट है आपका जायांग। जायांग क्या है आपका, फीमेल पार्ट है, फीमेल सेक्स आर्गन है प्लांट का जायांग। स्त्री केसर कैसा होता है, स्त्री केसर में वर्तिकाग्र का क्या काम होता है, वर्तिका क्या होती है, अंडाशय क्या होती है, इन सब को इसमें जानेंगे। और मादा जननांग के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पौधे का मादा जननांग। नेक्स्ट होगा, अब हमने क्या कहा कि दोनों गैमीट बन चुके हैं, आपके नर गैमीट और मादा गैमीट दोनों तैयार हो जाएंगे यहाँ तक। इसके बाद जैसे क्या होता था जंतुओं में, हमने देखा था कि बाहर रिलीज किया जाता था स्पर्म और ओवा, फिर आपस में फ्यूजन होता था। ऐसे इसमें भी प्रोसेस होती है और जो परागकण होते हैं वो मूव करके स्त्री केसर तक पहुँचते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो हम लोग परागण को डिटेल में पढ़ेंगे, स्वपरागण, परपरागण। परपरागण कौन कौन सी विधियों से होता है उनको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिर होगा क्या, परागण में, परागण के माध्यम से जो नर गैमीट था वो मादा गैमीट के पास पहुंच गया है, तो परागण की क्रिया कंप्लीट हो गई। इसके बाद कौन सी क्रिया स्टार्ट होगी, निषेचन क्रिया स्टार्ट होगी। दोनों का आपस में फ्यूजन होगा और यहाँ फ्यूजन किस प्रकार का होता है, दोहरा निषेचन होता है। ये आप पहले से ही नोट कर लीजिए, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है दोहरा निषेचन। एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जब भी पेपर बनाया जाता है तो एग्जामिनर के मन में दोहरा निषेचन ज़रूर होता है, इससे रिलेटेड वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर देता है आपको। फिर होगा आपका निषेचन से पश्च की घटनाएं। निषेचन के पश्च क्या होगा, आपका एम्ब्रियो बनेगा अर्थात भ्रूण बनेगा और भ्रूण का क्या होगा, विकास होगा। तो भ्रूण एवं भ्रूण उद्भव जिसको हम लोग कहते हैं, भ्रूण का विकास की कैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो पूरी प्रोसेस हम लोग जानेंगे। और फिर जानेंगे कि बीज का निर्माण कैसे होता है और कैसे फल का निर्माण होता है और किस प्रकार ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। और लास्ट में हम लोग इस लेसन में ये भी जानेंगे कि आवर्त बीजों में जनन की विशेष विधियाँ
कौन कौन सी हैं जिसके अंतर्गत वो अन्य विधियों द्वारा भी जनन कर सकता है। तो हमने ये जाना कि ये पूरा चैप्टर हम क्या सीखेंगे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हमने कहा लैंगिक जनन जब भी बोला जाए आपको दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखना है कि नर गैमेट मादा गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे और उस प्रोसेस के दौरान 3 घटनाएं होंगी। एक होगी निषेचन से पहले की घटना, दूसरी होगी निषेचन और तीसरी होगी निषेचन के पश्चात की घटनाएं। तो अब हम लोग बारी बारी से इन सब चीज़ों को सीखते हैं। तो सबसे पहले पुष्प के बारे में जानते हैं। जैसा कि जंतुओं में लैंगिक जनन के लिए सहायक जननांग उपस्थित होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग, ऐसे ही पौधों में भी लैंगिक जनन के लिए सहायक जननांग होते हैं जो कि पुष्प में उपस्थित होते हैं। इसीलिए जो पुष्प होता है एक प्रकार का पौधे का जनन भाग ही होता है, क्योंकि उसी में उसके जननांग उपस्थित होते हैं। और पुष्प बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसी भी लैंगिक जनन के लिए पौधों में। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं पुष्प की। तो जो फ्लावर होता है जिसे पुष्प कहते हैं, पुष्प पादप का जननांग होता है, सेक्स ऑर्गन होता है प्लांट का, कौन, फ्लावर। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पादप पाए जाते हैं। आपके आसपास एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं और सब पर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के फूल लगे होते हैं जिनके रंग अलग होते हैं, आकार अलग होते हैं, कोई गोल होता है, कोई चौकोर होता है। ऐसे कई सारे फ्लावर्स के कलर आपको मिलेंगे जिनकी कई सारी आकृतियाँ मिलेंगी। कई सारे सुगंध वाले फ्लावर भी आपके आसपास मौजूद होते हैं। तो हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पादप पाए जाते हैं जिनमें अनेक छोटे बड़े पुष्प उपस्थित होते हैं जो विभिन्न प्रकार के सुगंध, रंग व आकार को लिए रहते हैं। तो आई थिंक पुष्प की परिभाषा आपको समझ आ गई। पुष्प जो होते हैं वो सूट यानी स्टेम आप कह सकते हो, स्टेम के एपिकल पार्ट पर ग्रो करते हैं। आपको जड़ में फ्लावर लगा हुआ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तने में, अर्थात सूट के एपिकल पार्ट पर ही फ्लावर लगते हैं। फ्लावर जो होते हैं वो लैंगिक जननांग होते हैं पौधों के। फ्लावर विभिन्न आकार के होते हैं, विभिन्न सुगंध वाले होते हैं और विभिन्न रंगों के होते हैं, क्योंकि जो फूलों के दलपुंज होते हैं वो वर्णी लवक से बने होते हैं और उनका जैसा कलर होता है उसी तरह जो क्या कहते हैं पेटल्स दिखते हैं, जिनको हम लोग पंखुड़ियाँ कहते हैं। तो पंखुड़ियों का एक विशेष कलर होता है जिसको हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर पंखुड़ियाँ कलर्ड क्यों होती हैं और क्या क्या यूज होता है। तो आइए पुष्प की संरचना पर चर्चा करते हैं। तो जो पुष्प होता है उसमें मेनली 4 पार्ट होते हैं। उन सभी 4 पार्टों को हम लोग सीखते हैं। देखिए पुष्प की संरचना, एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्रीय भाग उपस्थित होते हैं। यदि इनमें से कोई भी भाग अनुपस्थित है या उपस्थित नहीं है तो वो पूर्ण रूप से पुष्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे हम पुष्प नहीं कहेंगे, लेकिन वो एक कंप्लीट फ्लावर नहीं होगा। सबसे पहला भाग कौन सा होगा, आप सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए। इस स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। ये किसी फ्लावर का एक जनरल स्ट्रक्चर आप मान के ऐसे चलिएगा कि इसमें होगा क्या कि आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे एक डंडी लगी हुई है, डंडी जैसा है, जिसे हम लोग पुष्पवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पवृंत कहते हैं। पहले मैं एक बार इसको समझा देता हूँ, फिर हम इन चारों पर भी चर्चा करेंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं पुष्पवृंत। पुष्पवृंत क्या होता है, ये स्टेम से लगा होता है, अर्थात ये फ्लावर को स्टेम से जोड़ता है। ये आगे जा करके किसी डाल से लगा हुआ होगा। और इसके बाद होता है पुष्पासन। पुष्पासन क्या होता है, आप नाम से ही पता चल रहा है, पुष्पासन यानी पुष्प का आसन, अर्थात जहाँ पर पुष्प इस पुष्पवृंत से जुड़ता है उस भाग को हम लोग पुष्पासन कहते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है नंबर पहला भाग, जिसको हम लोग बाह्यदल पुंज कहते हैं। बाह्यदल पुंज को अंग्रेजी में कैलिक्स बोला जाता है। और अभी मैं आपको डायरेक्ट फ्लावर दिखाऊंगा जिसमें इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप यहाँ देखेंगे बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज क्या होता है, बाह्यदल पुंज होता है सबसे बाहरी चक्र होता है, ये हरे कलर का होता है। और जब कलिका अवस्था में पुष्प होता है कली के रूप में, तो उसको ऊपर से ढके हुए होता है। जैसे पुष्प है और ये ऊपर से इसको ऐसे ढके रहेगा। कलिकाओं को आपने देखा होगा हरा हरा ऊपर पत्ती के जैसा, ये पत्ती के आकार के ही होते हैं और
कलिका को बांधे रहते हैं ताकि कलिका नष्ट ना हो जाए। तो यह पुष्प का सबसे बाहरी प्रथम चक्र होता है। इसकी इकाई को हम लोग सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। हिंदी कहें तो बाह्यदल। सभी को क्या बोलेंगे? बाह्यदल पुंज, जबकि एक को क्या बोलेंगे? सेपल्स या बाह्यदल कहेंगे। ओके, तो ये प्रायः हरे होते हैं और पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करते हैं। तो ये पहला भाग हो गया। अब इसके बाद दूसरा चक्र स्टार्ट होगा और दूसरा चक्र होता है पंखुड़ियों का चक्र की बहुत सारे दल आपस में साइड में अरेंज होते हैं, जिनको हम लोग दल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल पुंज बोलते हैं। और इसके एक इकाई को हम लोग दल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पेटल्स बोला जाता है और हिंदी में पंखुड़ी बोला जाता है। आप कई बार देखते होंगे फ्लावर में अलग अलग पंखुड़ियाँ बिखरी हुई होती हैं, वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। और जो पुष्प का कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? पंखुड़ियों के कलर के वजह से ही पुष्प का कलर होता है। जो सुगंध होता है वो भी पंखुड़ियों के सुगंध के वजह से ही होता है। तो जो पंखुड़ियाँ अर्थात जो दल हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप किस में भूमिका निभाते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं इनमें क्या होता है, परागण की क्रिया होती है और परागण के लिए कीटों की आवश्यकता होती है। तो ये कलर्ड होते हैं, दूसरी बात सुगंधित होते हैं, इसलिए बहुत सारी मात्रा में कीट आकर के पौधे के पुष्प पर बैठते हैं, भनभनाते हैं और इसी में क्या होता है, बहुत सारा परागण की क्रिया संभव हो पाती है। तो आप देखिए नंबर दूसरा है, पहला आप समझ चुके होंगे बाह्यदल पुंज। हमने कहा सबसे बाहरी आवरण होगा, प्रथम चक्र होगा, हरे रंग का होगा, कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा है आपका दल पुंज। दूसरा क्या है? दल पुंज, जिसे हम लोग कोरोला बोलते हैं। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। इसकी इकाई को हम लोग पेटल्स या पंखुड़ी कहते हैं। ये प्रायः रंगीन और सुगंध वाले होते हैं। रंगीन होंगे, सुगंध वाले होंगे, जिससे कीटों को आकर्षित कर परागण में ये सहायक होते हैं। जब ये सुगंधित होंगे तो दूर से कीट उड़ उड़ करके इनमें आएंगे, इनका रस चूसने का प्रयास करेंगे और उसी में भनभनाहट के साथ वो लोग इधर उधर विचरण करते हैं और जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। इन सब को हम लोग परागण की क्रिया जब डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो अच्छे से सीख जाएंगे। तो दूसरा आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं तीसरे पर। तो जो तीसरा है आपका पुमंग या पुंकेसर। पुमंग या पुंकेसर, इसको हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं इंग्लिश में, और नाम से ही पता चल रहा है, इससे पहले भी मैंने चर्चा किया था। पुमंग या पुंकेसर क्या होता है? पौधे के पुष्प का नर जनन भाग होता है। पौधे के पुष्प का नर जनन भाग या नर जननांग होता है, अर्थात इससे मेल गैमीट का निर्माण होगा। तो यहाँ आप देखेंगे यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। सबसे पहला चक्र बाह्यदल पुंज, दूसरा चक्र दल पुंज और तीसरा चक्र है आपका पुंकेसर का। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है जिसमें अनेक जननांग या पुंकेसर उपस्थित होते हैं, जिसमें अनेक नर जननांग या पुंकेसर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही मैंने दिखाया है, जबकि इनकी संख्या काफ़ी हो सकती है, चूँकि बहुत सारे परागकण नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में इसीलिए इनकी संख्या अधिक होती है ताकि परागण की क्रिया संभव हो सके। नेक्स्ट और आपका जो चौथा चरण है या चौथा जो भाग है, चौथा जो चक्र है, वो होता है आपका जायांग या स्त्री केसर। ये कैसा भाग होगा? फीमेल सेक्स आर्गन होगा फ्लावर का फीमेल सेक्स आर्गन होगा, और ये पौधे का चौथा चक्र होता है जिसमें पौधे का मादा जनन भाग उपस्थित होता है। यह 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे यहाँ हमने बात किया था, जो परागकोश है वो 2 भागों में डिवाइड है। परागकण परागकोश में पाए जाएंगे, साथ में जिससे अटैचमेंट होगा वो पुतंतु कहलाता है। अब होगा क्या, इन दोनों को हम लोग जोड़ करके क्या बोल रहे थे? पुमंग बोल रहे थे। ऐसे ही यहाँ इन तीनों संरचनाओं को एक साथ अगर बोलना होगा तो हम लोग जायांग बोलेंगे, जबकि वर्तिकाग्र जो होता है थोड़ा चिपचिपा भाग होता है, जहाँ पर आकर के आगे जब भी परागण क्रिया पढ़ेंगे तो इसमें आप सीखते जाएंगे। आगे आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे एक एक चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी तो हम लोग बेसिक सीख रहे हैं पुष्प के बारे में, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्रियाएं हम लोग को आगे की समझ आती रहेंगी। तो ये आकर के इसी पे अटैच होता है, इसके बाद जमता है और नली के द्वारा अंदर जाता है। ये वर्तिका होती है और ये अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर ही बीजांड पाया जाता है। ये देखिए अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड। और बीजांड जिस हिसाब से लगे होते हैं
या जिस क्रम में लगे होते हैं उसे ही हम लोग बीजांडान्यास कहते हैं। कि किस प्रकार का बीजांड का विन्यास है ये भी आगे आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। तो हमने चौथे चक्र की बात कर लिया। चौथा था आपका जायांग या स्त्री केसर, जो कि कैसा भाग है, फीमेल पार्ट है। अब ध्यान से यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। ये पुमंग हो गया, ये जायांग हो गया आपका, और ये हो गया आपका दलपुंज, और ये हो गया बाह्य दलपुंज। ये हो गया आपका पुष्पवृंत, तो ये हो गया पुष्पासन। तो ये कंप्लीट पुष्प हो गया। अब बात करें अगर जननांग की उपस्थिति के अनुसार पुष्पों को कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। एक लिंगी पुष्प जिसमें सिर्फ एक ही जननांग उपस्थित होगा, जैसे तरबूज और पपीता का एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था। ऐसे ही जो द्विलिंगी होंगे उनमें नर व मादा जननांग दोनों उपस्थित होंगे। यहाँ जो चित्र बनाया गया है वो कैसा है, द्विलिंगी है, क्योंकि हम देख रहे हैं हम लोग कि जो नर है वो भी उपस्थित है। ये नर जननांग हो गया और ये मादा जननांग हो गया। अब एक बार इस क्रिया को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है, जब भी कीट इसके अंदर आते हैं तो परागण की क्रिया होती है। ये जो परागकोश से परागकण जो निकलते हैं वो आ जाते हैं वर्तिकाग्र पर, और धीरे धीरे ये क्रिया आगे बढ़ती है और ये जा करके अंडाशय में बीजांड को क्या कर देते हैं, निषेचित कर देते हैं। द्विनिषेचन की क्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। तो निषेचित कर देते हैं, और जब निषेचित कर देते हैं तो ये धीरे धीरे यहाँ से ये चीज़ें क्या होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं और मुरझाने लगती हैं। ये पूर्णतः ओपन हो जाता है और ये सब सड़ सड़ के नीचे की ओर गिरने लगती हैं। आप देखिए कोई फ्लावर अगर आप तोड़ते नहीं हैं तो धीरे धीरे सारी पंखुड़ियाँ उसकी नीचे गिर जाती हैं। ऐसे ही ये सब भी नीचे की ओर गिर जाते हैं, और बचता क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका बचेगा ये इतना पार्ट बचेगा, और इसके अंदर ही निर्माण होने लगेगा बीज का, और उसी के ऊपर कवरिंग चढ़ जाएगी और धीरे धीरे क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे फूल फल में बदल जा रहा है। तो पुष्प पौधे का जननांग है, और उससे ही आगे चलकर सीड का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। और जिस फल का निर्माण परिपक्व अंडाशय से होता है उसे ही हम लोग सत्य फल कहते हैं। ये भी हमारे सिलेबस में है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम लोग एक बार इसको प्रैक्टिकल के रूप में भी डायरेक्ट फ्लावर द्वारा भी सीख लेते हैं। देखिए ये जो फ्लावर मैंने लिया है वो गुड़हल का है, और ये द्विलिंगी पुष्प होता है, अर्थात इसमें नर व मादा जननांग दोनों उपस्थित होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिसकी हमने बात किया था, ये होता है आपका पुष्पवृंत, जिसके द्वारा अटैच होता है हमारा जो पुष्प होता है वो स्टेम से अटैच होता है, और साथ साथ में ये होता है इसका यहाँ का पार्ट देखिए, ये होता है आपका पुष्पासन, जहाँ पर पुष्प जुड़ा हुआ है, और साथ साथ में ये होते हैं इसके सीपल्स। सीपल्स अर्थात हमने क्या कहा था, सबसे बाहरी चक्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं, कैलिक्स बोला जाता है। ये क्या करता है, जब कली थी ये तो इसको ये सुरक्षा प्रदान कर रहा था ताकि वो नष्ट ना हो जाए। इसके बाद ये धीरे धीरे अभी ये ओपन हो जाएगा जब ये फर्टिलाइज हो चुका होगा। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं जो ये कलर्ड पार्ट हैं ये सारे, ये सब क्या है, पंखुड़ियाँ हैं, और इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं ये सब जो बड़े बड़े अंग दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, नर जननांग है, अर्थात पुंकेसर हैं। ये सब क्या है, पुंकेसर हैं। और इसके यहाँ ये पार्ट आप देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो ये क्या है, इसका परागकोश है, और एक परागकोश में कई परागकण उपस्थित होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें स्त्री केसर कहाँ है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने की कोशिश करिए, ये आप देखिए, और ये उपस्थित है इसका स्त्री केसर। तो हमने देखा ये द्विलिंगी पुष्प है, ये आप देख सकते हैं ये स्त्री केसर हैं, और उसके साइड साइड में पुंकेसर भी लगे हुए हैं। देखिए कई सारे पुंकेसर हैं, और इसी में परागण क्रिया द्वारा, स्वपरागण या परपरागण क्रिया द्वारा ये क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, और द्विनिषेचन के पश्चात धीरे धीरे फल का निर्माण होता है और सीड का निर्माण होता है। तो आई थिंक अब आप समझ चुके हैं, ये सब इसकी पंखुड़ियाँ हैं। हालांकि जो गुड़हल का पुष्प होता है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है, परंतु इसकी सुगंध ज़्यादा समझ नहीं आती है। लेकिन अगर आप गुलाब का पुष्प लेंगे तो वो काफ़ी खुशबूदार होता है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, पुंकेसर, स्त्री केसर, और ये हैं आपके दलपुंज, और ये हैं
बाह्य तलपुंज एक बार फिर से बता देते हैं। ये है आपका पुष्प वृंत, ये है पुष्पासन, ये है मेन पार्ट। ये 4 पार्ट होते हैं, इन सबको मेन पार्ट में नहीं लिया गया है। ये सबसे पहला भाग होता है जिसे हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। हरा होता है, कलिकावस्था में पौधे को पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर होता है दलपुंज, ये देखिए ये एक दल हो गई, ये जो कि रंगीन होती है, कीटों को आकर्षित करती है। और चारों तरफ एक चक्र होता है और इसके अंदर आपको मिलेगा तीसरा चक्र। तीसरा चक्र किसका होता है? नरजन्नांग पुंकेसर का। ये देखिए ये पुतंतु है, स्टेमेन, और इसी पे ये पराग कोश लगे हुए हैं। और इन पराग कोश में ही क्या लगे होते हैं, क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। और अगर आपने देखा सेंटर पर, तो आपको सेंटर पर क्या मिल गया? स्त्री केसर मिल गया। ये है आपका स्त्री केसर और इसी में ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिकाग्र। तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।